बाल रोग अथवा शिशु रोग चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जहां पर नवजात शिशु से लेकर 21 साल की उम्र तक के युवा वयस्कों तक की चिकित्सा देखभाल शामिल है। सामान्यतः नवजात शिशुओं, किशोरों एवं वयस्कों में सर्दी, खांसी, बुखार, पीलिया, निमोनिया, डायरिया, उल्टी, दस्त जैसी सामान्य बीमारियां प्रायः देखने को मिलती हैं, जिनके लिए विशेष रूप से शिशु रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिक्स से संपर्क किया जाता है। परंतु शिशु अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक कई रोग ऐसे होते हैं जिन्हें शिशु रोग विशेषज्ञ भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इन सामान्य रोगियों का सही तरह से उपचार ना होने के कारण या अन्य किसी परिस्थिति के कारण यह रोग गंभीर अवस्था भी धारण कर लेते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर, स्पॉन्डल सेल कार्सिनोमा, एक्यूट मायोलाइड ल्यूकोमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एपिलेप्सी, पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्क्रोटल सिस्ट, ब्रेन ट्यूमर, आईटीपी ऐसी कई गंभीर बीमारियां हैं जो छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक में पाई जाती हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिक्स एक सीमा तक ही इस तरह की बीमारियों में अपना चिकित्सा परामर्श दे पाते हैं, मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपनी 20 सालों की मेडिकल प्रैक्टिस और रिसर्च के आधार पर तैयार की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, जिससे इस तरह के बच्चों से लेकर युवाओं तक कई गंभीर रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ किया है और वह आज अपना सामान्य जीवन बिना दवाइयों के सहारे जी रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही विशेष बीमारियां और उन पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से जीत हासिल करने वाले लोगों की सक्सेस स्टोरीज। अप्लास्टिक एनीमिया। स्वस्थ शरीर के लिए हमेशा नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होते रहना जरूरी है, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया की स्थिति में शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण बंद हो जाता है। ऐसे में आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया दुर्लभ और गंभीर स्थिति है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इस कंडीशन में आपका बोन मैरो नए ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं कर पाता है। इसे मायोलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं, जिससे आपको अधिक थकान महसूस होती है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अनियंत्रित रक्तस्राव होता है। यह अचानक हो सकता है या फिर धीरे धीरे विकसित होता है। अप्लास्टिक एनीमिया कम या बहुत गंभीर हो सकता है। दवाएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है, के जरिए अप्लास्टिक एनीमिया का उपचार किया जाता है। डॉक्टर इस स्थिति को अप्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो फेलियर भी कहते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह टीनेज और 20 की उम्र में अधिक होता है। पुरुषों और महिलाओं में इसका खतरा समान रहता है और अधिकांश विकासशील देशों में यह आम बात है। अप्लास्टिक एनीमिया दो तरह के होते हैं: एक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया और इनहेरिटेड अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया का लक्षण: शरीर में कई तरह की रक्त कोशिकाएं होती हैं और हर किसी का काम अलग होता है। रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स संक्रमण से लड़ता है। प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकने में मदद करती हैं। अप्लास्टिक एनीमिया का लक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर में कौन सा ब्लड सेल कम है। हो सकता है कि आप में दोनों तरह की रक्त कोशिकाओं की कमी हो। अप्लास्टिक एनीमिया के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं थकान, अनियमित हार्ट बीट, सांस उखड़ना, पीली त्वचा, सिर दर्द, चक्कर आना, छाती में दर्द की समस्या आम होती हैं। अप्लास्टिक एनीमिया वाले अधिकांश मरीजों को एक समय के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपका ब्लड काउंट बहुत कम है तो डॉक्टर आपके शरीर की ब्लड सेल बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सलाह दे सकता है। ऐसे में आपको एक ऐसे डोनर की जरूरत पड़ेगी जिनका ब्लड ग्रुप आपसे मैच होता हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और
बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत रिस्की होता है, लेकिन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने इन सब गंभीर स्थितियों से अपने मरीजों को बचाते हुए पूरी तरह स्वस्थ किया है। मेरा नाम शिव ओझा, ये मेरी सिस्टर है। हम लोग नीलखंड गाला में रहते हैं। लगभग 1.5-2 साल पहले मुझे अचानक से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। चक्कर आना चालू हो गए थे, तो हमने जांच करवाई थी ब्लड की, तो उसमें मतलब कम आए थे प्लेटलेट्स काउंट बहुत। तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से एडमिट करना पड़ा था मुझे इम्बा हॉस्पिटल में। एडमिट करने के बाद वो खून की कमी बताई थी डॉक्टर ने, वहाँ के विशेषज्ञों ने, मतलब खून की कमी, इनको प्लेटलेट काउंट उनके कम होते जा रहे हैं। तो बाटल चढ़ानी पड़ी। फिर उस दिन ही 4 बाटल चढ़ी थी प्लेटलेट की। पहले दिन आईसीयू में भर्ती किया था। प्लेटलेट की 4 बाटल चढ़ी थी। फिर जांच वगैरह हुई थी सब, तो उसमें पता लगा कि मेरे को प्लास्टिक एनीमिया की घातक बीमारी हुई है। फिर वहाँ पे लगातार 6 महीने तक बाटलें चढ़ती रही मुझे प्लेटलेट्स काउंट की। बाकी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था काउंट चढ़ने के बाद भी, कुछ भी कमी नहीं हो रही, वो मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा था उसमें। फिर वहाँ पे किसी ने हमें, डॉक्टर साहब अर्पित चोपड़ा होम्योपैथिक, तो उनका बताया को इनकी दवाई लो, बहुत जल्दी जल्दी ठीक होंगे, प्लेटलेट काउंट बढ़ना शुरू आएंगे। फिर जो खून की बाटल चलती थी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जहाँ है वहीं रहते थे काउंट। तो फिर उनकी ट्रीटमेंट चालू करा होम्योपैथिक का, तो उनकी दवाई से फ़र्क पड़ने लग गया धीरे धीरे। फिर चलती रही उनकी दवाई, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गए काउंट, आते गए। फिर अचानक से मेरी सिस्टर को भी वाली बीमारी लग गई, वो भी ये हो गया, ये हालत हुई सेम मेरे जैसे। तो फिर उनका भी बाटल वगैरह चढ़ी 4-1 महीने तक एम्बा हॉस्पिटल में। फिर बाद में उनको भी इनकी दवाई से मतलब रिस्पांस आने लग गया। और अब करीबन 2-1 साल हो गए डॉक्टर साहब की दवाई लेते थे, बिल्कुल हम स्वस्थ है, बिल्कुल घूम फिर पा रहे, चल पा रहे। जब ये बीमारी थी, बाटल चलती थी, तो हम बेड से उठ तक नहीं पाते थे, मतलब काम भी नहीं कर पाते थोड़ा सा। बिल्कुल डॉक्टर साहब की दवाई से बिल्कुल ठीक है, चल पा रहे, खेल कूद रहे, काम कर रहे, सब कुछ कर पा रहे हैं। दहीची महानताल नमस्ते, मैं ठोनाली ओडा नीलकंठ डालू में रहती हूँ। 3 साल पहले अचानक दांत में खून आया था और डरता है, तो अभी दांत लगाई थी, खून थी। फिर हिम्बा में खून लगाया था, पीला खून और लाल खून, पीले लेट जमी थी, लाल खून और पीला खून लगाया था। फिर हिम्बा में दांत हुई थी, बोन में होती दांत हुई थी, उसमें ये पलटती रहने में बताई थी बीमारी। फिर 2-3 महीने पीले की बोतल और लाल बोतल दवाई थी 2-3 में। फिर वहाँ पे टीटी ने बताया डॉक्टर एपिटोमाटिक दवा लेने थे ठीक होता। फिर हम डॉक्टर एपिटोमाटिक दवा लिए, फिर उससे हमें खून की बोतल दगानी नहीं पाई। डॉक्टर एपिटोमाटिक दवा लेने थे, हम पूरे ठीक हो गए। धीरे धीरे हम घर आ गए। इधर आने के बाद हमने दवा भी ली डॉक्टर एपिटोमाटिक। मेरा नाम गायत्री विजय गायकवाड़, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं पिछले 2 साल से बीमार थी। कंटिन्यूसली मुझे प्लेटलेट्स ब्लड चढ़ाना पड़ता था और बोन मैरो टेस्ट भी हमने कराया, तो उसमें पता चला कि मुझे आईटीबी बीमारी है। और ये मुझे बार बार डर लगता था कि अभी फिर से प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, फिर बार बार एडमिट करना पड़ेगा और बहुत बॉडी को तकलीफ होता था बार बार। और फिर इसीलिए हमने क्या रिएक्शंस हो रही थी बहुत सारी। इसके चलते हमने लास्ट जुलाई में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से दवाई ली और उस दवाई का असर हमको 1 महीने में दिखने लगा और दवाई बहुत अच्छी तरह से असर करती थी बॉडी में। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्लेटलेट्स में बढ़ने लगी है और मैं अब सामान्य जीवन जीने लगी हूँ अच्छे से और अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। थैंक्स डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। आई एम ग्लैड टू हैव अर्पित चोपड़ा डॉक्टर। Everyone, my name is Manasvi Aire. I am from Indore, MP. I am studying in class 8 and in November 2015, I diagnosed with aplastic anemia, a type of blood disorder. And that time, me and my parents doesn't even know the meaning of aplastic anemia. So my parents took me to CMC Vellore. There we met Dr. Vikram Matthew. He suggested us the treatment of bone marrow transplant, but half of my HLA matched with my parents, so we returned to Indore. Then my parents took me to Gurgaon. There we met Dr. S.P. Yadav. He suggested us the treatment of ATG. So we have taken it, but the response was nothing.
So the last option was bone marrow transplant. So we found Dr. Arpit Chopra on internet. He started his modern homeopathic therapy, and after some times I started to recover, and now I am fully healthy. I don't have the words to thanks Dr. Arpit Chopra. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है। मेरा पता 1192 न्यू गौरी नगर इंदौर में रहता हूँ। मेरी बेटी को मालवा मिल इंदौर में दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसे आईटीपी हो गया है तो इसे भर्ती करना पड़ेगा। तो फिर मैंने एमवाई अस्पताल, चाचा नेहरू अस्पताल में ले गया। वहाँ पर उन्होंने बोला कि भर्ती कर दो। तो फिर मैं वहाँ से नहीं गया, अरविंदो अस्पताल गया। अरविंदो अस्पताल वालों ने मुझे मेरी बेटी को भर्ती कर लिया था। उसके बाद उन्होंने इलाज किया। उसके बाद इलाज करने के बाद 3 से 4 दिन तक उन्होंने ब्लड प्लेटलेट की चढ़ाया, उससे भी आराम नहीं पड़ा। उन्होंने 8 से 10 बाटल तक चढ़ा दी थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उन्होंने बोला था कि आपकी बीमारी ऐसी ही रहेगी और ये बीमारी ही ऐसी है। जब भी मैंने 2 बार भर्ती करा तो दोनों बार उन्होंने यही बोला कि ये बीमारी ही ऐसी है और इसे बार बार प्लेटलेट चढ़ाना ही पड़ेगा अगर भर्ती करेंगे तो, और इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद दवाइयाँ खिलाई, उससे भी आराम नहीं पड़ा। मेरी बेटी की प्लेटलेट 5000 थी, फिर उन्होंने 30,000 तक करी थी। उसके बाद फिर मेरे को छुट्टी दे दी थी उन्होंने। फिर हम लोग घर आ गए। फिर 3 से 4 दिन बाद हम वापस से यही बीमारी हो गई थी। फिर उसके बाद हमको वापस से भर्ती करा। फिर वापस से 35,000 हो गई थी। 35,000 से फिर मुझे मेरे सर ने बताया कि डॉक्टर अर्पित जैन सर के पास जाइए आप। तो फिर मैं डॉक्टर अर्पित जैन सर के यहाँ आया तो उन्होंने मेरा को दवाइयाँ दी। तो मैं मॉडर्न होम्योपैथिक से मेरी बेटी का 3 से 4 दिन में ही फ़र्क पड़ गया था। फिर मैं उनके पास दूसरी बार आया तो मेरी बेटी की प्लेटलेट 1.5 लाख हो गई थी। फिर मैंने 1 महीने तक इलाज कराया, दवाइयाँ खाई। उसके बाद मेरी बेटी की प्लेटलेट 2,51,000 तक पहुंच गई है। अब मेरी बेटी स्वस्थ है बिल्कुल तरीके से। अब उसे कुछ भी नहीं है, पहले जैसी कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर अर्पित जैन सर भगवान का ही रूप है कि उन्होंने दवा दी, मॉडर्न होम्योपैथिक की दवा दी और मेरी बेटी उससे बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब मैं डॉक्टर अर्पित जैन सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ब्लड कैंसर यह बच्चों और किशोरों में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। अमेरिका में हर साल लगभग 3,500 से 4,000 बच्चों को और भारत में हर साल लगभग 12,000 बच्चों में यह बीमारी पाई जाती है। खून का कैंसर बोन मैरो के ठीक से काम न करने पर होता है। बोन मैरो हड्डी के अंदर का मुलायम भाग होता है। यह खून की कोशिका फैक्ट्री की तरह काम करता है। खून की सारी कोशिकाएं यहीं बनती हैं। अगर बोन मैरो ठीक से काम करता है तो ये खून बनाने वाली कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं बन जाती हैं जो अंत में लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में बदल जाती हैं। ल्यूकेमिया से पीड़ित रोगी में खून बनाने वाली कोशिकाएं ठीक तरह से परिपक्व नहीं हो पाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, इनका काम शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। सफेद रक्त कोशिकाएं, इनका काम संक्रमण और रोग से लड़ना है। प्लेटलेट्स, इनका काम खून का थक्का बनाना है। ल्यूकेमिया के संकेत और लक्षण: लगातार बुखार रहना, बार बार संक्रमण होना, कमजोरी व थकान महसूस होना, आसानी से खून बहना और घाव होना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द आदि ब्लड कैंसर के प्रमुख लक्षण होते हैं। ल्यूकेमिया की पहचान करना: शारीरिक जांच और चिकित्सकीय इतिहास, खून की जांच, हड्डी के अंदर से बोन मैरो और टुकड़ा निकालकर तथा छाती का एक्सरे लेकर ब्लड कैंसर की जांच की जाती है। ल्यूकेमिया का इलाज: इसका सबसे आम इलाज कीमोथेरेपी है। इसके अलावा प्रतिरक्षा बढ़ाने का उपचार इम्यूनोथेरेपी, हेमेटोपोएटिक कोशिकाओं का ट्रांसप्लांट,
इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अंतिम इलाज के रूप में किया जाता है। मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपनी 20 सालों की मेडिकल प्रैक्टिस और रिसर्च के आधार पर तैयार की है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, जिससे ब्लड कैंसर के कई गंभीर रोगियों को पूरी तरह से स्वस्थ किया गया है और वह आज अपना सामान्य जीवन बिना किसी दवाइयों के सहारे जी रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम जिज्ञासा पाठक है। ये मेरी बेटी अद्विका पाठक। एक्चुअली ये इसे प्रॉब्लम थी ब्लड कैंसर की। काफ़ी सारे टेस्ट करवाए, सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट फाइनली कुछ टाइम बाद हमें वहाँ के डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम इंदौर में आके उसके टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं। और यहाँ पर जब हमने एडमिट किया बेटी को, तो वहीं के एक सज्जन पुरुष ने हमें अर्पित चोपड़ा जी के बारे में बताया। शुरुआत में जब हम इस मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के लिए गए, तब हम खुद भी बहुत संकोच में थे हम। बट जहाँ तक मॉडर्न होम्योपैथी की बात करें और मेरा इसके साथ का एक्सपीरियंस की बात करें, तो वो बहुत अच्छा रहा है। हमें ठीक से पता भी नहीं चला कि इतनी गंभीर बीमारी से हम निकल गए। आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है और अब इसे आगे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो लोगों को यही सलाह दूंगी कि उन्हें प्राइमरी स्टेज पे मॉडर्न होम्योपैथी को अपना लेना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम भारती सचदेवा है। ये मेरा बेटा विहान सचदेवा है। एक्चुअली इसको 3 मई को फीवर आया था, वो भी 1 दिन का फीवर था। तो जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि इसको पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है। 12 जून को जब हमने इसको करवाया था, तो तब पता चला कि इसका जो प्लेटलेट्स है वो जो 4 लाख होनी चाहिए, वो इसकी 7.8 लाख हो रखी थी प्लेटलेट्स का। तो इसलिए फिर मैंने ये होम्योपैथी, क्योंकि बहुत सुन रखा था और पहले मैं सर के मैसेजेस भी देख चुकी थी कि सर का बहुत अच्छा रिस्पांस है हर प्रॉब्लम में, तो मैंने इसके भी देख रखे थे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये हमको भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो वैसे ही मेरे कुछ और भी मिलने वाले हैं, मेरे छोटे फूफा जी सुभाष बिरागी, मेरे पापा दिनेश बिरागी, क्योंकि मेरे ब्रदर का भी वहाँ इलाज चला था पहले। तो सभी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर अर्पित सर उनको दिखाइए। हमने वहाँ पर उनको फ़ोन पर बता दिया कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको रिपोर्ट्स भेज दी और उन्होंने जितनी जल्दी हो सके उन्होंने दवाई डिस्पैच करवा दी। तो उसके बाद मैंने नियर अबाउट 17 ऑफ जून को स्टार्ट की थी दवाई और नियर अबाउट 13 to 14 डेज में हमको प्रॉपर रिजल्ट मिल गया था। मैंने नेट पे सर्च किया था सर, तो इसको कुछ थ्रोम्बोसाइटोसिस समथिंग कुछ नाम था, तो उसके लिए सर से हमने कंसल्ट किया था। एलोपैथी में भी जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो प्लेटलेट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन कम करने के लिए वो मुझे कहीं से सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिला नहीं। तो इसके लिए फिर मॉडर्न होम्योपैथी सर अर्पित सर की तरफ हमने मूव किया था, जिसका हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिला। जो मैं 8 दिन के लिए उस आईसीयू में रहा, वो 8 दिन बहुत मुश्किल गुजरे थे, कि जो मतलब रिलैक्स मुझे घर पे आता था वो उधर नहीं मिल रहा था। और जिस बीमारी से मैं गुजर रहा था वो मतलब वो बहुत पेनफुल थी, क्योंकि जब मुझे स्टीरॉयड का वो इंजेक्शन चढ़ रहा था तो उसमें दर्द भी हो रहा था थोड़ा। तो फिर डॉक्टर अर्पित अंकल की जो वो मिली थी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई जो मिली थी, 3 डोज थे, तो उनसे मुझे भी थोड़ा फ़र्क फील हुआ और बाय द वे वो थोड़ी टेस्टी भी थी। बस अपना नॉर्मल डाइट था और बस दवाइयाँ लेनी थी और कुछ नहीं। अब बस अच्छा लगता है, जैसा मतलब पहले लगता था, इस बीमारी के पहले मुझे फील होता था, अब मतलब उससे भी थोड़ा बेहतर लगता है। तो फिर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू। स्पिंडल सेल कार्सिनोमा SPCC, जिसे सार्कोमाटाइड कार्सिनोमा भी कहा जाता है, पारंपरिक SCC और घातक स्पिंडल कोशिकाओं से बना एक द्विध्रुवीय ट्यूमर है। पारंपरिक SCC के समान SPCC एटियोलॉजिकल रूप से सिगरेट, धूम्रपान और शराब की खपत से संबंधित है। हालांकि SPCC के लिए मुख्य उपचार सर्जरी है। यह सामान्य से लेकर गंभीर अवस्था तक हो सकती है। उपचार प्रोटोकॉल में रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी को शामिल करना भी चिकित्सा का ही एक अंग है। ज्यादातर मामलों में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को सर्जरी के बाद विभिन्न सामान्य कैंसर प्रतिकूल विचार करते हुए जोड़ा गया था, परंतु डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने इन सब गंभीर स्थितियों से अपने मरीजों को बचाते हुए पूरी तरह स्वस्थ किया है और आज भी वे लोग अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और अपनी कहानी बता रहे हैं।
नमस्कार, मेरा नाम पूजा लश्करी है। मुझे पैर में यहाँ पर गठान थी, तो बार बार कहीं पे भी हो जाती थी, और क्या बोलते, कहीं पे भी किसी भी जगह हो सकती है वो, कहीं पे भी। ऑपरेशन भी करवाया था, तो ऑपरेशन से मतलब हमको पहले पता नहीं था अर्पित चोपड़ा का, नहीं तो हम वहीं पे जाते, ऑपरेशन भी नहीं होता, वो पहले ही कर देते सही। केमोथेरेपी भी हुई 2 बार, और बहुत ज्यादा दर्द होता था, मतलब इससे हाथ पैर धुसते थे मेरे। तो अब होम्योपैथिक दवाई से सही हूँ मैं। पूरी पलंग पे ही थी, उठ भी नहीं पाती थी मैं, ना बैठ पाती थी जरा सी भी। होम्योपैथिक दवाई से ही ठीक हुई हूँ। तो फिर इनसे करवाया अर्पित चोपड़ा से, तो अब ठीक हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो अब तो बैठ भी पा रही हूँ, नहीं तो पहले तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी। धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं तो, उन्होंने इतना सही कर दिया मुझे। अर्पित चोपड़ा जी की होम्योपैथिक ही सही है। एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया AML खून और बोन मैरो में होने वाला दूसरा सबसे आम खून का कैंसर है। बचपन में होने वाला AML आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों के दौरान और किशोरावस्था वर्षों के दौरान सबसे अधिक पाया जाता है। AML माइलाइड स्टेम सेल नामक रक्त कोशिकाओं को प्रभावित भी करता है। सामान्यतः बोन मैरो रक्त उत्पादन करने वाली स्टेम सेल का निर्माण करती हैं, जो या तो माइलाइड स्टेम सेल या लिम्फॉइड स्टेम सेल बन जाते हैं। एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया क्यों होता है? ल्यूकेमिया में कैंसर की कोशिकाएं बोन मैरो में तेजी से बढ़ती हैं। ये कैंसर कोशिकाएं अपरिपक्व सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो स्वस्थ रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया के क्या कारण हैं? रेडिएशन, कीमोथेरेपी, दवाएं ज्ञात कारक हैं जो रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। AML की ओर ले जाने वाले कुछ और भी कारण हैं। चेन स्मोकिंग, वृद्धावस्था, पिछली कीमोथेरेपी और रेडिएशन उपचार। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया के लक्षण लंबे समय तक बुखार, सुस्ती और थकान, हड्डियों में दर्द, पीली त्वचा, सांस लेने में कठिनाई, बार बार संक्रमण, असामान्य नाक से खून बहना और मसूड़ों से खून आना। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं ग्राम बरू फाटक, बड़वानी ज़िले का रहने वाला हूँ। मुझे फीवर आने पर ब्लड 3 पॉइंट व प्लेटलेट 9000 हो गई थी, जिससे मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर लाया गया। उन्होंने मुझे लेने से मना कर दिया गया, उसके बाद मुझे टी चोहिता में ले जाया गया। वहाँ पे ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मुझे मेडिकेयर में एडमिट किया गया। फिर वहाँ पे मैं 20 दिन एडमिट रहा। उसके बीच में सर अर्पित चोपड़ा जी से मुझको पता दिया, मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे 7 दिन का ट्रीटमेंट दिया, जिससे मेरे प्लेटलेट 7 दिन में 2,11,000 हो गए और ब्लड 8.5 पॉइंट हो गया। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। अर्पित सर जी को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक प्रकार का गुर्दा विकार है जो शरीर से अतिरिक्त पानी को छानने के लिए जिम्मेदार रक्त वाहिकाओं की क्षति के कारण होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण शरीर आपके मूत्र में अतिरिक्त प्रोटीन का उत्सर्जन करता है। यह एक किडनी विकार है जो वयस्कों और बच्चों दोनों को प्रभावित कर सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? प्रोटीनूरिया, मूत्र में प्रोटीन के उच्च स्तर की उपस्थिति। हाइपोएल्बुमिनेमिया, मूत्र के माध्यम से उसी के बाहर निकलने के कारण रक्त में कम प्रोटीन का स्तर। एडीमा, आपके पैरों या टखनों में सूजन का कारण बनता है। रक्त में प्रोटीन सामग्री की कमी के कारण ऊतकों में द्रव का रिसाव होता है, जिससे उनका विस्तार होता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, रक्त में कम प्रोटीन सामग्री शरीर को कुछ निश्चित वसा की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण: झागदार पेशाब, आपके पैरों, टखनों और कभी-कभी हाथों और चेहरों में सूजन,
आहार नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कैसे प्रभावित कर सकता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज में आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को क्या ट्रिगर कर सकता है? कुछ मेडिकल कंडीशंस और रोग जैसे ल्यूपस, मधुमेह, भाटा नेफ्रोपैथी और अमाइलाइडोसिस इस सिंड्रोम के जोखिम को बढ़ाते हैं। साथ ही हेपेटाइटिस बी और सी, मलेरिया और HIV जैसे संक्रमण ऐसी समस्याओं को ट्रिगर कर सकते हैं। क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज संभव है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम से उबरना एक मरीज से दूसरे मरीज में अंतर कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका क्या कारण है या साथ ही साथ आपका संपूर्ण स्वास्थ्य भी किस कंडीशन में है। हालांकि उपचार के बाद भी अन्य स्थितियां अंततः गुर्दे की विफलता का कारण बन सकती हैं। यदि गुर्दे की विफलता होती है तो डायलिसिस और संभवतः गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी से ऐसे कई नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित मरीजों को बिना किसी साइड इफेक्ट या परहेज के पूर्ण तरीके से कम खर्च व कम समय में ठीक किया गया है। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ लोगों की नेफ्रोटिक्स सिंड्रोम पर जीत की सक्सेस स्टोरी। मेरा नाम अर्जुन यादव, मैं सोनकच्छ जिला देवास का रहने वाला हूँ। मेरे बालक को नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी थी और पिछले गति 2013 से पहले मैंने देवास दिखाया अपने गौरानी जी के यहाँ, वहाँ एडमिट रखा इनको 5, 7, 8 दिन। फिर वहाँ से किसी ने मेरे को पावा जी का बताया, पावा जी से मैंने इलाज कराया 15-16 तक। उसके बाद फिर मेरे बालक को सर्दी खांसी बुखार हुई, फिर वापस से इन्फेक्शन की समस्या वापस बढ़ गई उसके शरीर में, फिर पूरे शरीर पे सूजन आने लगा। उसके बाद में जब अर्पित जी चोपड़ा का आया, सर से मिलके मैं संतुष्ट हुआ था। फिर मेरे बालक की रिपोर्ट सब नेगेटिव आ गई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नमस्कार, मेरा नाम भविष्य यादव है। मैं सोनकच्छ रहता हूँ, जिला देवास। मुझे किडनी में समस्या थी, पहले थकान चढ़ती थी, सांस फूलती थी, अब सब खेल कूद सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हिना है और हम महतपुर से रहने वाले हैं और ये मेरा बेटा मोहम्मद शायान है। इसको पिछले 1 साल से पानी भरा गया था बॉडी में, जिससे बहुत फूल गया था। 3 दिन में इसका 3 किलो वज़न बढ़ गया था। फिर हमने इसको उज्जैन में डॉक्टर को दिखाया तो पता चला इसका एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल और हमने यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब कराया, कुछ भी नॉर्मल नहीं था, सब बहुत बड़ा हुआ था। तो एलोपैथी वाले डॉक्टर ने सबने बोल दिया था ये परमानेंट इलाज है ही नहीं इस बीमारी का। फिर उज्जैन में हमारे रिलेटिव हैं, किसी ने मॉडर्न होम्योपैथी का एड्रेस दिया और हम यहाँ सर के पास आए और सर ने के 3 महीने के ट्रीटमेंट में ही हमारा बच्चा ठीक हो गया। सर का हम बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुक्रिया सर का कि सर ने इतने कम टाइम में हमारे बच्चों का एकदम इलाज सही से कर दिया और उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। मोहम्मद शायान, नमस्कार, मेरा नाम सैयद जाहिद अली। मेरे लड़के जफ़र अली को तकलीफ ज़्यादा थी, सूज गया था, तो हम उसको अस्पताल लेके गए, बतलाए, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी मामी सास ने बतलाई कि एक काम करो, डॉक्टर साहब हैं अर्पित चोपड़ा, वहाँ पे ले जाओ बोले। तो हम फिर वहाँ पे लेके आए तो हमको फ़र्क लगा कि ऐसे 2-3 दिन में, 4 दिन में ये थोड़ा कम होने लगा, परेशानी पूरी साफ़ हो गई, बढ़िया कर दिए। हमारे लिए फरिश्ते हैं समझो जैन अर्पित चोपड़ा, 1 नंबर काम हो गया था हमारा, इसलिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। मिर्गी क्या है? मिर्गी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक विकार है जिसकी स्थिति में मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका की गतिविधि बाधित होती है। नतीजतन मरीज को दौरे पड़ते हैं, वह बेहोश हो सकता है या कुछ समय तक असामान्य व्यवहार कर सकता है। मिर्गी कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, यह मानसिक बीमारी या मानसिक कमजोरी के कारण नहीं होता है। मिर्गी के कई कारण और लक्षण होते हैं। मिर्गी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह छोटे बच्चों और अधेड़ उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। मिर्गी के लक्षण: बार बार दौरा पड़ना मिर्गी के मुख्य लक्षणों में से एक है। दौरा पड़ने के अलावा मिर्गी के अन्य लक्षणों में अचानक गुस्सा आना, एक ही जगह पर घूमना, बिना तापमान के एक आवेग, ब्लैकआउट या मेमोरी लॉस होना, अचानक खड़े खड़े गिर जाना, बार बार एक जैसा व्यवहार करना, शरीर में झुंझुनी और सनसनी होना, लगातार ताली बजाना या हाथ रगड़ना, चेहरे,
गर्दन और हाथ की मांसपेशियों में बार बार झटके आना, अचानक से डर जाना और बात करने में असमर्थ होना, छूने सूंघने या सुनने की क्षमता में अचानक बदलाव आना, कुछ अंतराल में बेहोश होना। मिर्गी के कारण। मिर्गी की शिकायत अनेक कारणों से हो सकती है। इसके मुख्य कारणों में शामिल हो सकते हैं अनुवांशिक कारण, सिर पर घातक चोट लगना, ब्रेन ट्यूमर या सिस्ट होना, एड्स, मेनिंजाइटिस, अत्यधिक शराब या नशीली दवाओं का सेवन, ब्रेन स्ट्रोक या तंत्रिका संबंधित रोग। मरीज की उम्र और समग्र स्वास्थ्य एवं मिर्गी के प्रकार के आधार पर मिर्गी के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे दवाओं का सेवन, तनाव, बुखार, दवाओं के साइड इफेक्ट्स, चमकदार या तेज रोशनी, नींद की कमी, अत्यधिक कैफीन का सेवन, अत्यधिक शराब का सेवन, भोजन नहीं करना, अनुचित भोजन करना, विशिष्ट आहार पदार्थ, ब्लड शुगर बहुत कम होना। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति वर्मा है और मैं अभी 21 इयर्स की हूँ। तो मुझे ये एपिलेप्सी का प्रॉब्लम थोड़ा डायग्नोस हुआ था, बट लाइक 2014 में मेरे को फर्स्ट सिम्टम आया था, मैं अनकॉन्शियस हो गई थी। एंड देन सेकेंड टाइम जब मैं 11th में थी तब मैं फिर से अनकॉन्शियस हो गई। तब डॉक्टर ने बोला कि EEG कराइए, तो उस रिपोर्ट्स में मेरे को थोड़ा एपिलेप्सी निकला। फिर उसके बाद हम ग्वालियर गए जहाँ से हमारी 2 साल दवाई चली। बट ऐसे 2018 में जब मैं बाहर गई पढ़ाई करने इंदौर, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फिर से थोड़ी चालू होने लग गई, मौसम वगैरह की वजह से भी और हेल्थ की वजह से भी। मेरी मम्मी ने इंटरनेट पे देखा इस बीमारी से रिलेटेड जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं इंदौर में या आसपास, तो उधर लाइक सबसे ऊपर अर्पित चोपड़ा जी का नाम आया। तो फिर हम लोगों ने उनसे ट्रीटमेंट लिया, मैंने ट्रीटमेंट लिया। 4 महीने लगातार मैंने उनकी प्रिस्क्राइब दवाई खाई है, बट आराम तो 2-3 महीने में ही पड़ने लग गया था। और उसके बाद फिर अब तब से 2018 से लेकर अभी तक 2021 तक अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं कॉलेज भी आ गई हूँ और अभी 3rd ईयर में हूँ। हाँ जी, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू द डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के लाइक इतने टाइम से मैं जो परेशान हो रही थी और बार बार उखड़ के मुझे जो परेशानी आ रही थी वो ठीक हो गई कम समय में और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। तो मॉडर्न होम्योपैथी का काफ़ी एडवांटेज है और काफ़ी यूज़फुल भी है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम PCOS महिलाओं के अंडाशन ओवेरी से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, और इस समय पूरी दुनिया में इससे पीड़ित महिलाओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। PCOS की वजह से महिलाओं के शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर इसे जीवन शैली से जुड़ा रोग माना जाता है, लेकिन अभी तक इसके होने के पीछे मुख्य कारणों का पता पूरी तरह नहीं चल पाया है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में फीमेल हार्मोन की बजाय मेल हार्मोन एंड्रोजन का स्तर ज्यादा बढ़ने लगता है। PCOS होने पर अंडाशय में कई गांठें बनने लगती हैं। ये गांठें छोटी छोटी थैली के आकार की होती हैं और इनमें तरल पदार्थ भरा होता है। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती हैं और फिर ये एवोल्यूशन की प्रक्रिया में रुकावट डालने लगती हैं। PCOS होने पर महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम के लक्षण। अधिकांश महिलाओं को तब तक इस बीमारी का पता ही नहीं चलता जब तक कि वे गर्भावस्था की जांच नहीं करवाती हैं। हालांकि इसके शुरुआती लक्षणों से आप इसे पहचान सकते हैं। अनियमित माहवारी, अधिक रक्तस्राव, अनचाहे बालों का बढ़ना, मुहासे, वजन बढ़ना, सिर दर्द, व्यवहार में बदलाव एवं अनिद्रा। PCOS होने के कारण। अभी तक PCOS के सही कारणों का पता नहीं लग पाया है और इस विषय पर पूरी दुनिया में लगातार शोध कार्य चल रहे हैं। कुछ शोधों से यह पता चलता है कि PCOS की समस्या अनुवांशिक भी है, जिसका मतलब है कि अगर पहले से ही आपके परिवार में कोई PCOS से पीड़ित है तो आपको यह समस्या होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
नमस्कार, मेरा नाम नेहा कुशवाहा है और मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहता था, तो मैंने सेल्फ सोनोग्राफी करवाया जिसमें मुझे ओवरियन सिस्ट निकला। तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। फिर उन्होंने बोला कि अगर इससे नहीं ठीक होता है तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। चूँकि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में ऑपरेशन इतना जल्दी नहीं करवाना चाहती थी, तो मैंने ट्रीटमेंट का बोला। तो मैं एलोपैथी नहीं खा सकती इतना, तो फिर मैंने नेट पर सर्च किया होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में। तब मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। मैंने 3 महीने तक उनकी दवाइयाँ खाई, तो मुझे उसी से काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। मुझे ऑपरेशन की नौबत नहीं आई और मैं उसी से ठीक हो गई। फिर मैंने फरवरी में सोनोग्राफी करवाया तो उसमें ओवरियन सिस्ट नहीं निकला, वो ठीक हो चुका था। फिर अभी 1 साल बाद, अभी लॉकडाउन में मैं घर पर थी, फिर 1 साल बाद फिर से अभी करवाया, तभी मुझे सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला, अभी भी ठीक है, वो रिपीटेड नहीं। तो मॉडर्न होम्योपैथी से मुझे काफ़ी आराम मिला। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपना ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर को ही करवाएं और अपन जल्दी भी ठीक हो जाए, तो जड़ से बीमारियां सब खत्म हो जाती है होम्योपैथी से। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे ऑपरेशन की नौबत नहीं लाना पड़ी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाइपोथायराइडिज्म को अंडर एक्टिव थायराइड रोग भी कहा जाता है। यह एक सामान्य विकार है। यह तब होता है जब आपकी थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है। खासतौर से महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म सामान्य रूप से देखने को ही मिलता है। ऐसे कई विकार हैं जिनके कारण थायराइड हो सकता है। इनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, थायराइड रिमूवल और आयोडीन की कमी जैसे विकार प्रमुख हैं। थायराइड ग्रंथि एक अन्य ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रक्त प्रवाह के माध्यम से जारी किए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि आपके शरीर में हो रहे हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करती है। इसका काम थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी TSH बनाना होता है, जो थायराइड ग्रंथि को यह बताती है कि कितनी मात्रा में थायराइड हार्मोन्स, जिन्हें T3 और T4 कहा जाता है, बनाने हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण सामान्य तौर पर देखा जाए तो इससे जुड़ी कई परेशानियां होती हैं जो हमारे अंदर सालों से पनपती चली आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पर थकान, ज्यादा ठंड महसूस होना, रूखी त्वचा, वजन का बढ़ना, चेहरे पर सूजन, आवाज का बैठ जाना, मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में अकड़न, असामान्य और अनियमित रूप से मासिक धर्म, बालों का झड़ना, दिल की गति धीमी होना, अवसाद। हाइपोथायराइडिज्म के कारण वयस्कों में होने वाले हाइपोथायराइडिज्म के कुछ सामान्य कारण हैं। हाशिमोटो थायरोइडिटिस, लिम्फोसाइटिक थायरोइडिटिस, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस रोग। हाइपोथायराइडिज्म पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है और इसका जोखिम उनकी उम्र के साथ बढ़ता रहता है। नमस्कार, मैं स्वाति जौहरिया, मैं सीओर से हूँ और मेरे को थायराइडिज्म 4 साल से था, हाइपोथायराइडिज्म 4 ईयर हो गया और कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को एलोपैथिक से। मैंने चौथराम में लिया था, नॉर्मन शर्मा सर है ना, उनसे लिया था। फिर उसके बाद मैंने जीते, उसमें तो कुछ नहीं, वो लोग टेस्ट नहीं करवा देते थे, बस टेबलेट देते थे और कुछ नहीं, 1 साल तक ऐसे ही चला, वो कोई ठीक नहीं हुई सर, कुछ आराम नहीं। वेट नहीं बढ़ रहा था मेरा, 45 से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, 45-46 से आगे कुछ कभी वेट बढ़ा ही नहीं मेरा आगे। जब तक टेबलेट चलती थी तब तक ठीक था, टेबलेट बंद हुई, वेट कम होना स्टार्ट। 1 दिन के गैप होते ही दिक्कत होने लग जाती थी। 1-2 दिन का गैप हुआ टेबलेट में भी तो भी दिक्कत होती थी। वो पापा के कोई दोस्त थे इंजीनियर, कहीं पे उनने भी यहीं पे थायराइड का इलाज लिया था, उनका भी यहीं से ठीक हुई थायराइड, उनने बताया था पापा को। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन करके है इंदौर में, जंजीर वाला, उनसे मॉडर्न होम्योपैथिक के सर फिर ठीक हो गया, 2 साल के अंदर ही ठीक हो गया थायराइड। 3 महीने से शायद टेबलेट भी नहीं खाई थी, उसके बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर वेट भी अपने आप बढ़ने लग गया। तो बोलते थायराइड ठीक नहीं होता, लाइफ टाइम चलती है इसकी टेबलेट, और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मॉडर्न होम्योपैथिक से 2 साल के अंदर ही मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, और पहले बिल्कुल भी नॉर्मल कभी आई ही नहीं मेरी रिपोर्ट। कभी या तो हाइपर में पहुंच जाता था ज़्यादा टेबलेट और उससे एलोपैथिक से, या हाइपर में पहुंच जाता था कभी भी। लेकिन जब से मॉडर्न होम्योपैथिक लिया मेरी ठीक हो गई, पूरी नॉर्मल 4-3 साल। और सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि ये ठीक हो सकती है, ऐसे कोई इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथिक से सर मैं ठीक हुई हूँ और
थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ही होता है आंतों में रुकावट। इसमें भोजन या तरल पदार्थ आपकी छोटी आंत या बड़ी आंत से होकर नहीं गुजर पाता है। इस बीमारी में भोजन या लिक्विड आपकी आंतों में ही रुक जाता है। इसे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। इससे मल त्यागने और गैस पास करने में दिक्कत होती है। यह डायरिया का कारण भी बन सकता है। भोजन की रुकावट के कारण पेट में गैस्ट्रिक एसिड बनता रहता है। ऐसा होते रहने से पेट पर दबाव बढ़ता जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सामान्य लक्षण क्या हैं? पेट में अचानक भयानक दर्द उठना, भूख में कमी होना या खाने की इच्छा ना होना, कब्ज की दिक्कत होना या मल त्याग के दौरान दर्द महसूस होना, पेट में सूजन रहना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादातर वयस्कों में होता है। आंतों में रुकावट के सबसे आम कारण है पेट का कैंसर, ट्यूमर या उसी तरह के किसी अन्य चीज के आंत के अंदर विकसित होने से आंत में रुकावट आती है। आंतों में खून न पहुंचने से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। डायवर्टिक्यूलाइटिस। पाचन तंत्र में किसी संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है तो उसे डायवर्टिक्यूलाइटिस कहते हैं। इस कारण भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अवरोध छोटी और बड़ी दोनों आंतों में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर छोटी आंत में ही रुकावट आती है। नमस्कार, मैं मोनिश झा, मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं झांसी से रहने वाला हूँ। मैं लगभग 8 साल से इंदौर में रह रहा हूँ और मैं बीकॉम में स्टडी करता हूँ। मुझे काफ़ी लंबे समय से, लगभग 3 वर्षों से पेट की प्रॉब्लम थी। मुझे जांच में पता चला कि मुझे किडनी में स्टोन है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है। मेरी आंत में रुकावट थी जिसकी वजह से मैं जो भी खाता था मुझे प्रॉब्लम होने लगती थी, मेरा पेट में दर्द होने लगता था। फिर मुझे कहीं से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सर के बारे में पता चला। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे मॉडर्न होम्योपैथी में मुझे काफ़ी कम दवाइयाँ दी उन्होंने मुझे, जबकि मैंने एलोपैथिक में काफ़ी लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा था पर मुझे रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। पर उनसे लगभग 3 से 4 दिन में ही मुझे काफ़ी रिलीफ मिलना चालू हुआ। फिर उसके बाद जो मेरी किडनी में स्टोन था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया और मेरी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो आंत में रुकावट थी वो भी धीरे धीरे करके सही हो गई है। और आज मैं काफ़ी तरह से बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं अर्पित चोपड़ा जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी वजह से मेरी जो भी प्रॉब्लम थी वो सब सही हो गई है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारियों का एक समूह है जो प्रगतिशील कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में असामान्य जीन म्यूटेशन स्वस्थ मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन में बाधा डालते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई प्रकार की होती हैं। सबसे आम किस्म के लक्षण बचपन में शुरू होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई इलाज नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लक्षण क्या हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मुख्य लक्षण प्रगतिशील मांसपेशियों की कमजोरी है। बार बार गिरना, लेटने या बैठने की स्थिति से उठने में कठिनाई होना, दौड़ने और कूदने में परेशानी, डगमगाती चाल, पैरों की उंगलियों पर चलना, पैरों और पिंडलियों की बड़ी मांसपेशियों में दर्द और जकड़न, कद बढ़ने में समस्याएं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण क्या है? जीन में अंतर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कारण बनता है। एक जीन में परिवर्तन से डायस्ट्रोफिन, एक महत्वपूर्ण प्रोटीन की कमी हो सकती है। जीन अंतर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कारण बनते हैं वे सामान्य रूप से विरासत में मिले हैं, लेकिन वे एक सहज उपपरिवर्तन से भी आ सकते हैं। चल के आओ, बढ़िया, आओ, चल के आओ, चल पा रहे हो? हाँ, अच्छा लग रहा है? दवाई ले रहे थे, कैसा लग रहा है? कैसा लगा दवाई? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या अली साहब बताओ, आप बताओ कैसा क्या है? आप कर्नाटक से आए इतने दूर से मेरे लिए, इतना दूर से मैं भी सोचता हूँ कि आप कहाँ से आए हो, इतना भाग के आए हो। आप जब आए थे तो ये आपका CPK था 21,382 के आसपास, है ना? ये कब की बात है अपनी? अप्रैल 22 की। इसके बाद आज आपकी रिपोर्ट आ रही है 8,940। ठीक है, ये आपकी मतलब अभी की रिपोर्ट्स है।
तो उस हिसाब से आपने जो स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट लिया होम्योपैथी का, मॉडर्न होम्योपैथी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी है ना, तो इधर सब कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी, आखिरी स्टेज के पेशेंट आते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट्स के लिए अपन स्लो डोज नहीं रखेंगे, फास्ट ट्रीटमेंट करेंगे। आपको क्या अनुभव लगता है, आप बताओ आपकी कहानी आपके हिसाब से। मेरे लड़के का जो है सीपी के स्टार्टिंग में जो आया था तो 21,300 चिल्लर था। अभी मैं 3 महीने 4 महीने से दवा कंटिन्यू दे रहा हूँ मैं सब की, तो इससे जो है मेरे लड़के का सीपी के जो है 8,940 पे आ गया है। तो मेरा लड़के को फायदा हो रहा और चलने फिरने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसकी, अच्छा चल रहा फिर रहा हो। तो पहले गिरता था वो, ठहरे ठहरे गिर जाता था, वो गिरना भी थोड़ा बहुत कम हो गया है। तो अल्लाह के बदल से आगे चल के और भी शफा मिलेगी उसे। बिल्कुल चिंता ना करें, कोई भी चीज़ हो अपने को ऊपर से नहीं अंदर से ठीक करना है, और अंदर से ठीक करने का मतलब है कि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है और कहीं ना कहीं आप उस बीमारी पर जीत हासिल कर रहे हो, है ना। तो ये बीमारी स्लो नहीं चलती, इसलिए हम इस पर तेज़ी से एग्रेसिव अटैक करते हैं, इसलिए होम्योपैथी को चेंज करके मॉडर्न होम्योपैथी बनाई है। और मॉडर्न होम्योपैथी का मतलब ही ये होता है कि आज के हिसाब से लोगों को फास्ट ट्रीटमेंट मिल सके, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट। तो अपने को क्या करना पड़ता है, जितनी ज़रूरत है उतना पावर रखना पड़ेगा, जितनी ज़रूरत है उतना पावर दवाई का देना पड़ेगा। मेरे पास सीपीकी के पेशेंट ऐसे आते हैं जो 45,000 हज़ार तक के लेवल तक आए, फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्स प्राप्त किया, जबकि उनके लिए लिखा है कि मतलब बहुत कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्रयास किया और कहीं ना कहीं इससे लोगों को फ़ायदा मिला। 16 करोड़ के इंजेक्शन फेल हो रहे हैं, 16 करोड़ के इंजेक्शन फेल हो रहे हैं, दुनिया अभी भी रिसर्च कर रही है। मतलब ये मेरा भी रिसर्च है, होम्योपैथी का रिसर्च चल ही रहा है, अभी तक चल रहा, कोशिश सब जगह चल रही है। हाँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मेरा रिसर्च है होम्योपैथी का। स्क्रोटल सिस्ट। स्क्रोटल सिस्ट या अंडकोश में गांठ एक दर्द रहित और द्रव से भरी सिस्ट, एक तरह की गठान होती है। यह सिस्ट कसी हुई कॉइल्ड ट्यूब, गोलाई ली हुई नलिका में होती है। सफेद रंग के या साफ द्रव से भरी होती है, जिसमें कई बार शुक्राणु भी होते हैं। माना जाता है कि यह अवस्था प्रभावित जगह पर संक्रमण और सूजन होने के चलते होती है। यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज्यादातर 20 से 50 साल के बीच की उम्र के पुरुषों में यह पाया जाता है। अंडकोश की गांठ कभी कभी कुछ लक्षण भी पैदा कर सकती है, जैसे दर्द, पीड़ा या खींचने जैसी सनसनी आदि। इस मामले में भी डॉक्टर द्वारा सर्जरी करने की सिफारिश की जा सकती है। अंडकोश की गांठ चिकनी, अलग और एक कठोर गांठ के रूप में महसूस होती है। ये काफी बड़े आकार में भी बन सकती है, जिससे आपको महसूस हो सकता है। जिस वृषण में गांठ हुई है उसमें भारीपन महसूस होना, वृषण के पीछे और ऊपर की तरफ भरा हुआ महसूस होना। आइए बात करते हैं अंडकोश में गांठ के कारण। यह गांठ किस कारण से बनती है? 20-25 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों में आमतौर पर यह समस्या पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि एपिडिडिडाइमल नलिकाएं अंडकोशों से स्पर्म ले जाने वाली नलिका में किसी प्रकार की रुकावट होने के कारण ही यह स्थिति पैदा होती है। नमस्ते, मेरा नाम अदिति आर्य है। 2.5 साल का मेरा बेटा है और 1-1.5 साल पहले मुझे पता चला था कि बार बार उसको यूरिन इन्फेक्शन और बार बार बिना वजह बुखार ही बुखार आना। तो कोई रीज़न मुझे पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिर इतना बार बार बुखार क्यों आ रहा है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन इसको क्यों हो रहा है। तो हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए पहले, जो इसको टीके लग रहे थे जिनके पास शुरू से, वहीं पर हम लोग गए। तो उन्होंने इसका यूरिन टेस्ट करवाया, सब करवाया, तो उसमें कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों तक इसकी मलेरिया की दवाई चली क्योंकि बुखार ही नहीं उतर रहा था। फिर बाद में हमें पता चला कि इसको टेस्टिकल में एक साइड में सिस्ट हो गई थी, मतलब पूरा स्टोन हो गया था टेस्टिकल। तो उन्होंने बोला कि अपन सर्जरी करवा सकते हैं, इसकी बाहर निकालना पड़ेगी और किसी फिजिशियन से बात करते हैं इस मैटर में। तो फिर हम लोग शुरू से ही होम्योपैथी में ही बिलीव करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों होम्योपैथी में ही बिलीव करते हैं। तो हमने किसी दूसरे होम्योपैथी डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया कि ये प्रॉब्लम है, तो इसमें कुछ होम्योपैथिक कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, क्योंकि एलोपैथी में तो बोल दिया है कि हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी, दो इतना सा कट लगेगा और निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पर हम लोगों का माइंड ऐसा था कि नहीं, सर्जरी तो सर्जरी होती है, छोटा सा बच्चा है, हमें सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन अगर हो। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं हो पाएगा, होम्योपैथी में भी इसका कोई वो नहीं है, वो पत्थर हो चुका है, स्टोन हो चुका है, तो हमें इसको निकालना ही पड़ेगा। फिर हमारे पापा जी जो हैं उनकी पहले से मेडिसिन चल रही थी अर्पित चोपड़ा जी से,
तो पापा जी ने बोला कि नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर है और मुझे बहुत फ़ायदा है, अपन एक बार उनसे कंसल्ट करके देखते हैं। और क्योंकि लास्ट ऑप्शन तो ये है ही कि सर्जरी करवा लेते हैं, तो वो तो बाद में भी हो सकती है सर्जरी। फिर हमने अर्पित जी को बताया, उन्होंने बोला कि हाँ, जैसे पथरी होती है वो निकल जाती है बॉडी से, तो ये भी पत्थर एक तरह का सिस्ट है, एक तरह की पत्थर बन चुका है, तो ये भी निकल सकता है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो उस तरह से फिर मेडिसिन इसकी चालू हुई, 3-4 महीने लगातार दी, लगातार, मतलब बिल्कुल हमने नागा नहीं की दवाई में। फिर 3-4 महीने बाद हमने सोनोग्राफी करवाई, तो वो बहुत छोटा, धीरे धीरे उसका साइज कम हो रहा था। फिर लगभग 1 साल अप्रॉक्स लगा और फिर जब लास्ट सोनोग्राफी हमने करवाई तो वो सिस्ट पूरी अंदर ही खत्म हो चुकी थी। मतलब हमको ना कुछ ऑपरेट करवाना पड़ा, और उसको और जैसे बीच बीच में कोई और भी उसको दिक्कत आती गई। मान लो बच्चों को तो होता ही रहता है, कभी लूज मोशंस हो गए या कभी उसको फीवर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो साथ में हमें ये भी कोई टेंशन नहीं थी कि अब किसी और डॉक्टर के पास हम लोग को जाना है। उनको ही फ़ोन लगाया, उन्होंने मेडिसिन वो उसमें भी ऐड वो भी कर दी, और फिर हमें उस पीरियड में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी के लिए। फिर वो सही हो गया, अभी बिल्कुल सही है मेरा बेटा। और कोई भी ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कोई परहेज़ नहीं बताया उसको, कोई बीच में कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी कि ये दवाई दे रहे हैं तो उसको कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। अगर हम ऑपरेट करवाते तो वो ज़्यादा ही पड़ता, हमें इकोनॉमिकली भी वो ज़्यादा पड़ता, महँगा पड़ता, और फिज़िकली भी हम चाह ही नहीं रहे थे कि उसको ऑपरेट करवाएँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, फिर टाँके लगेंगे और ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है, उसको बाद में दिक्कत आएगी। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि सब लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी अगर अपन करते हैं तो वो स्लो काम करता है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, पर मैंने ये देखा है कि होम्योपैथी मेरे बच्चे को तो ज़्यादा अच्छे से सूट हुई हर चीज़ में, और मुझे लगा रिजल्ट भी, मतलब काफ़ी बड़ी स्टोन थी वो, तो 1 साल तो मतलब हम लोग मान के ही चल रहे थे, और 1 साल में हमें रिजल्ट मिल गया। एज़ सच हम नहीं मानते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा, इतना टाइम तो मतलब हर ट्रीटमेंट में लगता ही है। तो मुझे नहीं लगता कि टाइम वाइज़ भी ऐसा कुछ है कि होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है सूट होने में या आपको रिजल्ट दिखाने में बहुत टाइम लगता है। मुझे लगता है कि होम्योपैथी एक बहुत सेफ है, और टाइम वाइज़ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा होम्योपैथी में, और मतलब सेफ है बहुत, तो आपको मतलब इस पे डिपेंड ज़्यादा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। कैवर्नोमा। कैवर्नोमा असामान्य रक्त वाहिकाओं का एक समूह है जो आमतौर पर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। एक विशिष्ट कैवर्नोमा रस भरी जैसा दिखता है। हालांकि पता लगाने योग्य कैवर्नोमाज आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं, और इस कारण से कई मामलों में पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है। अक्सर वाहिकाओं के विकृतियों की खोज की जाती है और निदान किया जाता है। अधिकांश मामलों में 2 प्रकार के कैवर्नोमास के बीच एक अंतर किया जाता है। कैवर्नोमा के कारण। चिकित्सा अनुसंधान की वर्तमान स्थिति के अनुसार कैवर्नोमा गठन के कारण ज्यादातर अस्पष्टीकृत हैं। कई मामलों में कैवर्नोमा का क्षेत्र उन पदार्थों को जमा करता है जो गिरावट के दौरान बनते हैं। इन पदार्थों को हीमोसाइड्रिन भी कहा जाता है। वे रक्तस्राव के लिए सबूत के रूप में काम करते हैं। कैवर्नोमा के लक्षण। कैवर्नोमा कई विशिष्ट लक्षणों और शिकायतों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए वाहिकाओं पर विरूपताओं के कारण मिर्गी के दौरे संभव हैं। कभी कभी तंत्रिका संबंधी विकार भी होते हैं, जैसे संवेदी गड़बड़ी या पक्षाघात। मस्तिष्कीय रक्तस्राव। मूल रूप से एक कैवर्नोमा के व्यक्तिगत लक्षण मुख्य रूप से सटीक स्थान पर निर्भर करते हैं। वे सबसे अधिक बार मिर्गी के दौरों के कारण पाए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल गौर है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एकदम से मेरी आँख के सामने डबल विज़न क्रिएट हो जाता था। मेरे कान में विसिल बजने लगती थी, और यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा सेंसेशन था वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो गया था। एमआरआई में पता चला कि मेरे मिडिल ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है और कैवर्नोमा बता दिया गया है। वो डॉक्टरों ने बोला कि इसकी या तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी पूरे भारत में कहीं नहीं होगी, सिर्फ एम्स में होगी, और एम्स में भी होगी तो ऐसी होगी कि जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप बच जाओ, या तो एक साइड पूरा पैरालिसिस हो जाएगा या तो कोमा में चले जाओगे, और अगर बच भी गए तो
बहुत एकदम ऐसा रहेगा कि वो डबल से भी केवनोमा आ सकता है, उसका जन्म हो सकता है। पर फिर मुझे डॉक्टर आर.पी. चोपड़ा सर का मिला, मॉडर्न होम्योपैथी के पास में आया, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने दिखाया तो सर ने एकदम नॉर्मल बात करी कि नहीं ये तो कोई इतना वो नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतना लाइटली एकदम इतना अच्छा मोटिवेट करा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात उनकी ये लगी मुझे कि उन्होंने डायरेक्ट बोला कि इसको अपन बिना सर्जरी के ठीक करेंगे, एकदम जो होगा वो बिल्कुल आपको गोली दवा पे पूरा परफेक्टली फाइन पूरा खड़ा करूँगा मैं। तो जैसे मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया, पूरा उन्होंने डोज दिया मुझे, 1 महीने का डोज दिया, तो 1 महीने का डोज करा मैंने पूरा कम्प्लीटली, तो मुझे 20-25 डेज़ के मेरे सिम्टम्स बंद हो गए थे, सारे बंद हो गए थे एकदम पूरा। मैं पूरा बढ़िया हो गया था, जो भी था पूरा परफेक्टली फाइन हो गया था। फिर मैंने 1 महीने बाद एमआरआई कराई, जब तो एमआरआई में पता चला कि जो साइज़ था मेरा केवनोमा का, क्लॉटिंग वगैरह था, वो सब मेरा सही हो गया। वो तो भगवान बन के आए और उन्होंने पूरा सब कुछ एकदम सही कर दिया। अस्थमा। अस्थमा फेफड़ों में पाए जाने वाला वायुमार्ग की एक सूजन संबंधी रोग है। यह सांस लेने में मुश्किल बनाता है और कुछ शारीरिक गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण या असंभव भी बना सकता है। आमतौर पर आपके द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस के साथ हवा आपकी नाक या मुंह से आपके गले में और आपके वायुमार्ग में जाती है। अंततः इसे आपके फेफड़ों तक पहुंचना है। आपके फेफड़ों में बहुत से छोटे छोटे वायुमार्ग होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन को आपके रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने में मदद करते हैं। अस्थमा के लक्षण। अस्थमा का सबसे आम लक्षण घरघराहट है। ये एक कर्कश या सीटी की आवाज हो सकती है जो सांस लेते समय होती है। अस्थमा के अन्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं खांसी, घबराहट, थकान, बार बार संक्रमण या नींद न आना। अस्थमा के कारण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, क्लाइमेट चेंज, एलर्जी, एस्पिरिन या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नमस्कार, मेरा नाम सलमान हनफी है, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मुझे 3 साल पहले की बात है, मैं थोड़ा वर्क कर रहा था, मतलब थोड़ा काम कर रहा था, घर में शादी थी, थोड़ा काम कर रहा था, तो मेरी सांस फूलने लगी थी, हल्का हल्का काम कर रहा था, तो मैंने उस टाइम थोड़ा ध्यान नहीं दिया। थोड़ा दिन चलते गया, मैं ऑफिस जाने लग गया, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ऑफिस जाता था, तो मैं सांस फूलने लग गई थी, हर 5-10 मिनट में मेरी सांसें फूलती थी। तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था अस्थमा के बारे में, क्या होता है ये। फिर मैंने घर पे बताया, फिर मैंने डॉक्टर को रिफ़र करा, तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट वेस्ट करवाया, तो उन्होंने बताया मुझे अस्थमा हो गया। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसका ट्रीटमेंट कम से कम 5 साल चलना है, उसमें मान के चलो 2 से 3 साल आपको इंजेक्शंस लगेंगे, कंटिन्यूस लगवाना है। फिर मैं घर आया, फिर मैंने पापा से डिस्कस करा, तो पापा ने ये अपन होम्योपैथी या आयुर्वेदिक पे करते हैं। तो मैंने फिर इंटरनेट पर सर्च करा, तो इंटरनेट पे मुझे सबसे पहले ही आरोग्य का मालूम पड़ा कि यहाँ पर आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी है, यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट है। तो मैंने सर से कांटेक्ट करा और वहाँ पर मैं मिला सर से, तो सर ने मेरे को बताया कि आपका अस्थमा है, काफ़ी मतलब हो गया, आपने पहले ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। फिर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को मैंने अपनी पूरा बताया कि मेरे को दिन में कम 3 से 4 बार पम्प लेना चालू कर दिया मैंने। मेरे को हर 5 मिनट में जाता हूँ, नहा के निकलता हूँ तो पम्प लेता हूँ, बाइक से उतरता हूँ तो पम्प लेता हूँ, थोड़ा बहुत भी थोड़ा फास्ट चलता हूँ तो पम्प लेना पड़ा। तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी ने मेरे को ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। मेरे को पहले 15 दिन की टैबलेट दी और मुझे बोला कि ये 15 दिन में तुम पहले देखते अपन कैसा अस्थमा रहता है, और मुझे टाइम पता कि तुम्हें मान के चलो कि 10 दिन में तुम्हारा पंप खत्म होगा। लेकिन मैंने जैसे उनकी टैबलेट्स और ट्रीटमेंट स्टार्ट करी पूरी, तो 3 दिन बाद से मेरा पंप पूरा खत्म हो चुका था और मैंने फिर भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा उनका। मेरे को कम से कम मैंने अराउंड 2 या 3 मंथ्स में अस्थमा का ट्रीटमेंट लिया था सर से। मेरी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा था। पहले तो मेरे माइंड में ये था कि होम्योपैथी है तो बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन ये मॉडर्न होम्योपैथी थी जिसका मेरे को रिएक्शन ही 3 दिन में, मतलब उसका रिजल्ट आने लग गया था कि हाँ मैं हो गया हूँ, फिट होने लग गया हूँ वापस। और आज मेरे को 3 साल हो गए उस बात को। सर अर्पित चोपड़ा जैन के साथ मैंने ट्रीटमेंट उसका फिर कंटिन्यू करा। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने टैबलेट बंद कर दी तो वापस हो गया अस्थमा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आज फिट हूँ, कंडीशन आज पहले जैसी हो गई, आज मैं सब कर लेता हूँ, भाग लेता हूँ, जैसे कोई सांस फूलना कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आपने मेरे लिए मतलब मेरा अस्थमा खत्म कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं उम्मीद खो चुका था। मैं पहले क्रिकेट भी बहुत खेलता था, करता था, मतलब सांस फूलने लग गई थी मेरी, सिर्फ बंद करा, सब करा मैंने। ऐसा लगता था अब घर में बैठे रहना है, ज़्यादा खेलना कूदना नहीं, क्रिकेट कुछ नहीं करना है। तो मैं सर को थैंक यू ही बोलूँगा कि सर आपने मेरी अस्थमा ही खत्म कर दिया पूरा, और आज मैं पूरा परफेक्ट हो गया हूँ आप ही के कारण। धन्यवाद, नमस्कार।
तो देखा आपने कि किस तरह से बाल रोग अथवा शिशु रोग में भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने कई पुरानी भ्रांतियों को तोड़ते हुए कम समय में बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी परहेज के स्थायी रूप से इलाज करके लोगों को स्वस्थ किया है। तो आप भी अपनी सोच को बदलें। होम्योपैथी अब स्लो नहीं, मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में फास्ट रिजल्ट देने वाली चिकित्सा पद्धति बन गई है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।